सियासत गांधी से लेकर राम के नाम तक पर हो रही है। हंगामा देश की सेना के शौर्य तक पर सवाल उठाती सियासत के कारण हो रहा है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच आज खबरों की शुरुआत जनता के इस सवाल के साथ कि आखिर जिए तो जिए कैसे, क्योंकि प्रदूषण सांस नहीं लेने दे रहा है। कोहरा सड़क पर जानलेवा बन जा रहा है। खाने में मिलावट जनता की जान पर भारी पड़ रही है। लेकिन नेता जनता के मुद्दे छोड़कर सियासत चमकाने में लगे हैं। हर साल की तरह देश के कई हिस्सों में कोहरा फिर से जानलेवा बनने लगा है। हालत ये हो गई कि जब मथुरा में एक्सप्रेसवे पर 18 लोगों की जान चली गई, तो अब देश के एक्सप्रेसवे पर फिर कोई धुंध कोहरा जानलेवा न बने, इसलिए सरकारें सक्रिय हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं ताकि बार बार ठंड में जनता की जान का दुश्मन बनता कोहरा अब किसी की जान न लेने पाए। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि डार्क स्पॉट की तुरंत पहचान की जाए, वहां रिफ्लेक्टर लगाया जाए, खराब लाइट को तुरंत ठीक किया जाए, टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए, ओवर स्पीडिंग करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। नौबत इसलिए आई है क्योंकि एक तरफ दिल्ली और आसपास प्रदूषण इतना है, सांस लेना जहर लेने के बराबर है, और जब आम आदमी दिल्ली से दूर निकल रहा है तो एक्सप्रेसवे पर कोहरा जानलेवा बन जा रहा है। और तब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक सरकार सक्रिय हो गई, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर कल हादसा माइलस्टोन 127 पर हुआ, जब अचानक स्लीपर बस के आगे धुंध आ गई। इस वजह से ड्राइवर ने ब्रेक मारकर रफ्तार धीमी की, जिससे पीछे आ रही 6 बस और 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस टक्कर से एसी बस में आग लग गई, लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया था। जिए तो जिए कैसे? जनता को केवल प्रदूषण कोहरा ही नहीं रुला रहा है, बल्कि मिलावट का जहर जान के लिए खतरा बन जा रहा है। जब आप अंडा, दूध और चना खाकर सोचते हैं कि शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तब कुछ लोग हैं जो आपको चंद पैसों के लालच में जहरीला प्रोटीन दे रहे हैं। जहां पहले नकली देसी अंडा और मिलावटी दूध तो बिक ही रहा था, अब लगातार जहरीले रसायन से ज्यादा पीला दिखाकर बेचा जाने वाला चना भी पकड़ा जा रहा है। भुना चना बेहतरीन क्वालिटी का जो दिखाया जा रहा है, वो चमड़ा रंगने वाला ओरामाइन केमिकल लगाकर पीला किया जा रहा। वो केमिकल प्रतिबंधित और जहरीला है। इसीलिए आज सबसे पहले खबरदार होकर देखिए कि आपको कौन जहरीला प्रोटीन खिला रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि 100 ग्राम भुना चना जो खा ले तो उससे 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मसल्स बनाने में काफी मदद मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि देश के तमाम राज्यों में इस वक्त जनता को वो भुना चना बढ़िया पैक करके खाने को बेचा जा रहा है, जिसे चमड़ा और कपड़ा रंगने वाले जहरीले रंग से पीला किया जाता है। बिल्कुल देखिए, आपको एक जैसा दिख रहा, पीला पीला है, अंदर बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट है, ठीक। और उसको जैसे हम पानी में डालते गिलास ही कर लेते हैं, गिलास थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब 4-5 मिनट गिलास से तो। जो चना पानी में मिलाए जाने पर पीले रंग को छोड़ने लगा है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पकड़ा गया। खाद्य विभाग को खबर मिली, 2 गाड़ी में वो चना यहाँ बेचने के लिए लाया गया, जिसमें सिंथेटिक पीले रंग की डाई मिलाकर भुने चने वाला पीला रंग दिया गया है। ये कपड़े रंगने, कागज को पीला रंग देने में प्रयोग होता है, काफी खतरनाक होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़े खतरे की जड़ ये जहरीला चना बन जाता है। ये चना जो है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, उसको लगभग 750 बोरी सीज किया, और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे जांच में मिलावटी रंग जो सिंथेटिक डाई है वो प्रयुक्त हुआ। इसको जांच के लिए हमने प्रयोगशाला भेजा है और पूरे खाद्य पदार्थ की बिक्री पे रोक लगा दी गई है, उसको सीज कर दिया गया। जनता इस वक्त बहुत मुश्किल में खुद को फंसा महसूस करने लगी है, क्योंकि जो शाकाहारी है वो पहले यही सोचते रहे कि चलो हमारे पास पनीर और भुना चना 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाकर आसानी से प्रोटीन की जरूरत को शरीर के लिए पूरा किया जा सकता है। लेकिन पिछले लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में नकली, मिलावटी, जहरीला पनीर पकड़ा जा रहा है।
आम आदमी ने सोचा चलो अब भुना चना खाकर अपने स्वास्थ्य को मिलावटी चीजों से बचाएंगे, लेकिन अब इसमें भी कपड़ा रंगने वाला केमिकल मिलाने लगे। ये सिंथेटिक डाई है और खाने के लिए नहीं है, तो ये कार्सिनोजेनिक घोषित है, कैंसर होता है इससे। इसके साथ साथ आपके लीवर इनलार्जमेंट, इंटेस्टाइन और किडनी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इन चीज़ों के सेवन से बचें। सर ये कलर कौन सा कलर था सर? ये आरामीन नाम का कलर है और ये जो है सिंथेटिक डाई है और ये जो है कपड़े रंगने, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल यूज है उसमें यूज होता है। ऑरामाइन ओ पीले रंग की डाई है। इसका इस्तेमाल कपड़ा, लेदर और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ये कुछ हल्दी जैसा दिखता है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है। मिलावट करने वाले इसे चने और खाने की दूसरी चीजों में इसलिए डालते हैं ताकि वो ज्यादा चमकीली, सुनहरी, पीले रंग की और आकर्षक दिखे, बिक्री बढ़ जाए। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के मुताबिक ऑरामाइन ओ को फूड कलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह गैर कानूनी है। रिसर्च कहती है कि ऑरामाइन ओ से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और ये मिलावटी चना, जहरीला चना सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि हापुड़ तक पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ सैंपल सीज किए गए। यानी चंद रुपयों के लालच में ज्यादा पीला और चमकदार भुना चना दिखाकर पैसा कमाने के चक्कर में जनता की जान का सौदा किया जा रहा है, जिसका एक लैब टेस्ट का लाइव परीक्षण आप भी देखिए। देखिए, ये पहले से भिगाया हुआ है चने को, मैंने अल्कोहल में भिगा लिया है। 70% अल्कोहल मैंने इसको डिप कर लिया है, जिससे इसमें पूरा कलर, इसमें जो भी इसमें कलर है ये अल्कोहल में आ चुका है। इसमें नेचुरल कलर भी आया है, साथ ही साथ जो भी कलर मिलावट की गई है वो भी इसमें आ गया है। इसको फिल्टर करते हैं तो जो भी कलर है वो नीचे सेपरेटिंग फनल में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद की प्रोसेस में करेंगे कि पता करेंगे कि इसमें ऑरामीन है कि नहीं है। इसके लिए कुछ फिल्ट्रेट आने के बाद इसमें हम 10% NaOH और 2.5 लीटर डाल के सेक करते हैं। फिर ये पता चल जाता है, आगे पता करेंगे कि ऑरामीन है कि नहीं। तो ये फिल्ट्रेट इसमें आ गया है। अब इसको हम इसमें देखिए, इसमें अगर इसमें नेचुरल कलर होता तो जो भी इसमें कलर होता है नेचुरल, वो ऊपर की लेयर जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही है उसमें आ जाता। सबसे पहला प्रोसेस हमारी लैब में ये है कि अगर जो भी कलर होते हैं ऊपर आ जाते हैं। अगर कोई कलर ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मीन्स इस प्रोडक्ट में या कलर प्रेजेंट है। और कौन सा कलर प्रेजेंट है वो आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो पता चलेगा। देखिए, ये जो लेयर ऊपर वाली थी एकदम ट्रांसपेरेंट है। अगर इसमें एस्टिक एसिड डालते हैं हम, एस्टिक एसिड की 2-4 ड्रॉप डालने पे इसमें अगर कलर, कोई भी कलर डेवलप करता है, अगर रेड कलर डेवलप किया तो रोडामीन, जैसा कि ये कैंडी में दिखता है, और अगर येलो कलर डेवलप किया तो ऑरामीन। तो हम इस चने में, जो चना हम यूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए कलर है। अगर इसमें हमने एस्टिक एसिड की ड्रॉप डालने पे येलो कलर डेवलप हुआ तो इसका मीन्स ये कि ये चना ऑरामीन से रंगा हुआ है। इससे बचें। ऑरामीन कलर सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये नॉन परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर है जो कि खाने योग्य नहीं है। संभव है कि आप सोचें कि इतनी जांच आप कैसे करेंगे, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि आप साधारण रूप से या तो अपनी आंखों के सामने चना भुनवाएं, या फिर अगर पैकेट वाला चना लाएं तो उसमें से एक हिस्सा पानी में मिलाकर देखें। अगर कहीं ज्यादा पीला रंग छूटता दिखता है तो सतर्क हो जाएं। लेकिन जरूरत यहाँ हर जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के सतर्कता बढ़ाने की भी है, ताकि जहरीला रंग मिलाने वाले सीधे पकड़े जाएं, उन्हें रोका जाए, गिरफ्तारी हो, एक डर बने और जनता की सेहत जान से खिलवाड़ करने की कोई सोच न सके। जब जिंदगी बचाने के लिए कुछ बच्चे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक के भरोसे रहे, तो 4 मासूमों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया गया। मध्य प्रदेश में सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। जिन बच्चों के पिता ने सोचा कि सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक से लेकर चढ़ाया जा रहा ये खून इनके लाडलों को जीवन देगा, वही खून सरकारी लापरवाही की ट्यूब से निकलकर जब बच्चों की नसों से शरीर में पहुंचा, जिंदगी भर की बीमारी दे गया, जिसे एड्स कहते हैं।
खबर मध्य प्रदेश के सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है, जहां 4 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। बच्चे अब HIV पॉजिटिव पाए गए। चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सरकारी अस्पताल से खून चढ़वाया तो बाद में बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जांच कराई, पता चला संक्रमित खून चढ़ने से बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे क्या बताए कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। जी हम लोगों की जांच तो हम लोगों में नहीं था कुछ। जी हाँ। आप लोगों की जांच? जी हाँ, हम लोगों में तो नेगेटिव है। अगर हम लोग को जन्म जांच होता उसको जी हम हमारी 2 बार जांच हो गई तो हम लोग तो नॉर्मल। उसको उल्टियाँ होती हैं या फिर सुस्त पड़ जाती है, बीमार हो जाती है। पहले नहीं होता था? हाँ पहले इसमें। हैरान करती बात यह कि खून चढ़ाने से पहले HIV समेत अन्य संक्रमण की जांच अनिवार्य होती है। ऐसे में एक नहीं बल्कि 4 बच्चों का HIV पॉजिटिव होना सरकारी ब्लड बैंक की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लेकिन लापरवाही सिर्फ इतनी नहीं। मामला सामने आने के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत रक्तदाताओं की डोनर ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अब तक सभी डोनर्स की पहचान भी नहीं हो पाई। लापरवाही की हद यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वालों के मोबाइल नंबर तक गलत पाए गए। कई डोनर के घर का पता भी गलत है या आधा अधूरा पाया गया। ये 4 बच्चे हैं जो चूंकि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के कारण ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं HIV के लिए, तो उनकी रूटीन में स्क्रीनिंग की जाती है बीच बीच में। तो स्क्रीनिंग से पता चला कि ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं। सारे डोनर्स की हिस्ट्री उनकी ट्रेस करा के उन डोनर्स को बुला के उनकी टेस्टिंग कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मामले को सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार यश गंभीरता से लेकर कहते हैं कि जांच कराई जा रही है। जिला लेवल पर यहाँ जांच संस्थित किया गया है और स्टेट लेवल पर भी इसमें जांच की जा रही है, क्योंकि इन बच्चों को इलाज न केवल जिला अस्पताल है, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और अन्य जगहों में भी, जबलपुर में भी और यहाँ का अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किया गया है। पूरा जांच के विषय है। जांच पे जो भी पाया गया तो उसको उचित कार्रवाई की जा सके। इसी मध्य प्रदेश में पहले जहरीले केमिकल वाले कफ सिरप ने बच्चों की जान ली। इसी मध्य प्रदेश में सरकार तमाम स्वास्थ्य जागरूकता के दावे करती आई, लेकिन एक के बाद एक नए मामले जनता की जान से खिलवाड़ के सामने आते हैं और हर बार जांच की डुगडुगी बजाकर मामला शांत करा दिया जाता है। हमने एक कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव जी उसको देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी, सवाल ही नहीं उठता है कि जब हम इतने ज्यादा थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, टीबी मुक्त भारत अभियान के हिसाब से पूरे देश को मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की कोई घटना आती है तो वहां पर कोई लापरवाही हो जाए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। कब तक कितनों की जांच कराएंगे? इसी हफ्ते की तो बात है, जबलपुर के सरकारी विक्टोरिया अस्पताल के ICU में चूहे घूमते दिखे। बेड पर गंभीर मरीज, नीचे चूहे घूम रहे हैं। सोचिए सरकारी अस्पताल मरीजों को लेकर कितना गंभीर है। एक के बाद एक मैं समझता हूं कि जिला अस्पताल जान बचाने की नहीं बल्कि जान गंवाने की जगह हो गई है। आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति हो गई है कि लोग परेशान हैं। कहीं ICU में चूहा है, कहीं ब्लड बैंक से बच्चों को HIV पॉजिटिव बनाता बटता खून है और कहीं जहरीला कफ सिरप। सवाल है कि खिलवाड़ कब तक? जवाबदेही कोई लेगा या फिर जांच की फाइल में अगली बीमारी, अगले खिलवाड़, अगली मौत का इंतजार होता रहेगा। सतना से वेंकटेश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। जिस ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत का लोहा माना, उसे हार बताने वाले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण अपने बयान पर अडिग हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके चव्हाण ने कहा कि सवाल पूछना उनका हक है। वहीं एक और कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी आज तक से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की हार हुई या जीत उन्हें नहीं मालूम। संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। पृथ्वीराज चव्हाण की इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन 2 बातें तय हैं। पहली ये कि पाकिस्तान इस बयान का इस्तेमाल भारत और भारत की सेना के खिलाफ अब दुष्प्रचार के लिए करेगा,
और दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए इस बयान की गूंज भारतीय राजनीति में दूर तक सुनने को मिलेगी। बीजेपी के इस दावे को बल मिलेगा कि कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है। इसीलिए सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान को सुनिएगा आप। संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। आखिरी बार पृथ्वीराज चौहान साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन सुर्खियों में आए थे। तब उनकी कांग्रेस के गढ़ कराड़ दक्षिण से बहुत बुरी हार हुई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने अब जो कहा है उससे उनकी पार्टी की सियासी मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक हो, या फिर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सेना और आतंक को घुटनों पर लाने की कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेताओं पर पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान देने के आरोप लगते हैं, जिससे किसी को फायदा हो या ना हो पाकिस्तान को जरूर हो जाता है। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। दुनिया में जंग का चेहरा बदल चुका है। जंग सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती, बल्कि सूचना युद्ध भी लड़ा जाता है, जो हथियारों की जगह तकनीक और विश्वसनीयता से लड़ा जाता है। पाकिस्तान जंग में तो नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी तरफ से प्रोपेगेंडा चलाकर झूठ फैलाया जाता है। उसके इस काम में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, जो पीएमओ में भी मंत्री रह चुके हैं, बहुत काम का साबित हो सकता है। 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसका एक कारण ये है कि शायद हम पाकिस्तान की ताकत जो कि चीन के मदद से बहुत बढ़ गई थी, तो उसका हमें अंदेशा नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं जब कांग्रेस की तरफ से पूछा गया हो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने लड़ाकू विमान मारे गए, जबकि इस मामले में सीधे वायुसेना प्रमुख तक जवाब दे चुके हैं। If you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि 7 तारीख को एक भी विमान नहीं उड़ा, जबकि सारी दुनिया ने देखा कि 7 मई को आधी रात में भारतीय वायुसेना की भीषण बमबारी से पाकिस्तान थर्रा गया। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख ठिकाने बर्बाद हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। जब पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1
large aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. पाकिस्तान में भारत के हमलों की तस्दीक जहां सैटेलाइट तस्वीरों ने की, तो पाकिस्तान अपने एक भी दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिखा सका। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जगहसाई कराते हुए ये तक कह दिया कि ये जानकारियां उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस की एक और नेता ये कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार हुई है या जीत उन्हें नहीं मालूम। देखिए, हार हुई या जीत हुई, असली बात हमें जानकारी हो तो हम कुछ बोल सकते हैं। हम ये सवाल उठाए थे कि हमारी इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई, क्यों हमारी जानकारी नहीं थी कि ये लोग अंदर आ गए। आज के दिन भारत देश में हरियाणा, हैदराबाद, पता नहीं कहां अरबों टन का आरडीएक्स मिल रही है, एक्सप्लोजिव्स मिल रहे हैं, आए कैसे? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए शुरू किया जाता है। संघर्ष चरम पर हो तो ये सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तब दावों की सत्यता साबित करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद यही किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सेना के मामले में तोल मोल कर बोला जाए। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। एक खबरदार करता सवाल आपके सामने रखते हैं। अगर आपके पास किसी जाति विशेष का वोट है, अगर किसी के पास कुछ सीटों पर एक जाति का वोट दिलाने की ताकत है, तो क्या वो नेता मंत्री बनकर कुछ भी बोल सकता है? खबरदार करता ये सवाल उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद को लेकर है, जिन्होंने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हुए सवाल के जवाब में बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से बयान दिया। विवाद बढ़ने के बाद भी माफी मांगने की जगह उसे लोक संस्कृति का तरीका बताने लगे। सोमवार को जो पटना में हुआ, उसको लेकर विवाद शांत नहीं हो पाया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। जब नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया, सीएम ने फिर हिजाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है। महिला डॉक्टर ने जवाब दिया, हिजाब है सर। मुख्यमंत्री ने कहा, हटाइए इसे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथ से महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने लगे। महिला डॉक्टर असहज हो गईं। लेकिन अब इसी हिजाब वाले विवाद में जब उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद से सवाल होता है, संजय निषाद का एक एक शब्द शर्मनाक है, क्योंकि मंत्री संजय निषाद बहुत ही बेशर्मी से हंसते हुए कहते हैं कि अरे वो भी तो आदमी है, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। इसके बाद संजय निषाद ने बोला कि छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तब क्या हो जाता। नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा छुआ जाता, कहीं और उंगली पड़ जाती, तब क्या करते आप लोग। संजय निषाद के इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने लखनऊ में पुलिस के सामने शिकायत दी है। करेला और उस पर नीम चढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने किया है। वो फिसफिसियाते हुए काइयां हंसी के साथ कहते हैं हिजाबी तो छुआ है, कहीं और उंगली तो नहीं लगाई है। मतलब क्या मानसिकता है इनकी लड़कियों के लिए, क्या मानसिकता है आधी आबादी के लिए। कल को राजस्थान जाके आप एक महिला का घूंघट उठाने की हैसियत कर सकते हैं। अब संजय निषाद अपने बयान पर ये तो कहते हैं कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन सफाई में अपने बयान के पीछे पूर्वांचल की संस्कृति का हवाला देने लगते हैं। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ये बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि बोलना ही होता है। तो
ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। संजय निषाद किस पूर्वांचल संस्कृति के नाम पर बचना चाहते हैं? पूर्वांचल की संस्कृति महिला सम्मान की होती है। महिलाओं के अपमान पर हंसते हुए ये कहने की नहीं कि छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तब क्या हो जाता। जनता समझती है कि पार्टी को फैमिली ग्रुप की तरह चलाने वाले मंत्री संजय निषाद खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते रहे, जो पहले कार्यकर्ता से ही अपना पैर धुलवाने की वजह से चर्चा में आते रहे। अंग्रेजी में कहावत है, नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, यानी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को लंच करवाया। अमेरिका का आशीर्वाद पाकर मुनीर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बन बैठे। अब आसिम मुनीर को ट्रंप के इसी एहसान की कीमत चुकानी है, जो पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को ढूंढ रहे हैं। आसिम मुनीर की खोजबीन की वजह डोनाल्ड ट्रंप का वो बकाया है जिसे चुकाने में पाकिस्तान झुलस सकता है। शेखी बघारना हो या फिर खैरात के डॉलर चट कर जाना, ये दोनों ही पाकिस्तान की सेना का वो ईंधन है जिसके दम पर वो चलती है। लेकिन अब आसिम मुनीर को गाजा में ट्रंप का वो काम करना है जिससे पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में विरोध की आग भड़क सकती है। दो सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ी खबर दी है। उसके मुताबिक पाकिस्तान को मुट्ठी में कर चुके आसिम मुनीर जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पिछले 6 महीनों में एक तानाशाह से अमेरिकी राष्ट्रपति की ये तीसरी मुलाकात होगी, जिसका मकसद गाजा फोर्स पर चर्चा करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा प्लान के तहत मुस्लिम देशों की एक फोर्स बननी है जो इजरायली बमबारी से बर्बाद गाजा में तब तक रुकेगी जब तक वहां के हालात पटरी पर नहीं लौटते। इस गाजा फोर्स का एक बड़ा लक्ष्य गाजा में सक्रिय हमास से हथियार डलवाना भी होगा। मुनीर की मुश्किल ये कि इससे पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। एक और बात यह है कि गाजा में शांति कब तक लौटेगी कोई नहीं जानता, यानी पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को वहां पर लंबे वक्त तक तैनात रहना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान में भी विरोध तेज होगा, क्योंकि गाजा में पाकिस्तान का जाना इजराइल को मान्यता देने के बराबर है, जो पाकिस्तान और उसके लोगों को कतई मंजूर नहीं। तो जिस इजराइल को पाकिस्तान शुरुआत से मान्यता नहीं देता, जिस इजराइल में पाकिस्तान के लोग पैर नहीं रख सकते, जिससे लेकर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है सिवाय इजराइल के सभी देशों के लिए वैध, उस इजराइल की मदद करने, हमास को निहत्था और कमजोर करने के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना गाजा भेजने जा रहे हैं, जो उनके लिए आसान नहीं होगा। तो आसिम मुनीर के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं। व्हाइट हाउस में लंच के दौरान वो ट्रंप से लंबे चौड़े वादे तो कराए, लेकिन अब उन्हें पूरा करने में उन्हें अपनी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मुनीर की मुसीबत ये कि अगर वो गाजा में शांति सेना भेजने से इनकार करते हैं तो फिर ट्रंप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान दशकों से अपने परमाणु बम को मुस्लिम देशों का परमाणु बम बताकर मुस्लिम देशों के खूब अरबों डॉलर पचा चुका है। गाजा के जरिए भी पाकिस्तान की सेना डॉलर कमाना चाहती है। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शेरजई ने यह दावा किया है कि आसिम मुनीर ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजे जाने के बदले में मोटी रकम मांगी है। मुनीर चाहते हैं कि इजराइल उन्हें प्रति सैनिक 10,000 अमेरिकी डॉलर दे, वहीं नेतन्याहू सिर्फ 100 अमेरिकी डॉलर प्रति सैनिक देने को तैयार है। अक्टूबर महीने में आसिम मुनीर की मिस्र में मोसाद और CIA के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है, जिसमें मुनीर डॉलर के बदले में हमास से सारे हथियार छीनने के लिए तैयार हैं, भले ही इसके लिए पाकिस्तान के सैनिकों को हमास से लड़ना भी पड़े। पाकिस्तान का पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर गर्म है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास में जुटी है, तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में TTP और बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों से जूझ रही है। ऐसे में 20,000 सैनिकों को गाजा भेजना इतना आसान नहीं होगा। इस फैसले का पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। शायद इसीलिए विदेश मंत्री इशाक डार भी इस मामले में चुप्पी साधे हैं। किराए पर सेना देना पाकिस्तान का पुराना काम है, इसीलिए आसिम मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे लेकर वो पिछले कुछ हफ्तों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे देशों के सैन्य अफसरों और नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस सारी कवायद का मकसद नफे नुकसान का हिसाब लगाना है, ताकि व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का सामना न करना पड़े। अब उन लाखों लोगों की कहानी जिनसे हमारा रोज सामना होता है, हम उन्हें सड़कों पर दौड़ते भागते, जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करने की जल्दी में देखते हैं।
लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी इन गिग वर्कर्स को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया से गिग वर्कर्स की हालत पर शुरू हुई चर्चा संसद तक जा पहुंची है। 10 मिनट की डिलीवरी का टाइम होता है, हमें उससे पहले पहुंचना होता है। तो जैसे ही आपके पास आता है ऑर्डर, आप तुरंत शुरू एक्टिव? हाँ, हम एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम। भारत के बड़े बड़े शहरों में जी तोड़ मेहनत करके छोटी सी मजदूरी कमाने वाले गिग वर्कर की एक कहानी है जो एक बार फिर चर्चा में है। ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट का एक वीडियो सामने आने के बाद गिग वर्कर्स की मजदूरी पर बहस फिर से शुरू हो गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि 28 डिलीवरी, 50 किलोमीटर की ड्राइव और लगभग 15 घंटे काम करने के बाद उसे सिर्फ 763 रुपए मिले, यानी लगभग 52 रुपए प्रति घंटा। ये पैसे कुछ भारतीय राज्यों की निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी से कहीं कम है। अब इसी वीडियो का आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 28 डिलीवरी, 15 घंटे लगातार काम और 762 रुपए मिले। ये गिग इकोनॉमी की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। राघव चड्ढा ने इसे शोषण बताया। इस मामले में राघव चड्ढा ने पहले संसद में गिग वर्कर के हित सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की मांग की। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। सोचिए, जो गिग वर्कर्स आज अपनी जान जोखिम में डालकर चंद पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ सालों बाद संभव है कि अपनी सेहत पर इससे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए मजबूर हो। ऐसे ही गिग वर्कर्स से हमने बात की तो पाया कि समस्या इससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, हम लोग की पर डिलीवरी 16-17 रुपये से स्टार्ट होकर के 60-70 रुपये 80 रुपये तक जाती है हमारी पर डिलीवरी। और ये दिन में हम लोग 20 से 30 डिलीवरी देते हैं तो हमारे 1000 रुपये बनते हैं। दिन भर काम करते हैं तो कितना मेहनत लगती है? नहीं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। रिक्स भी कवर करते हैं, बत्ती भी जंप करते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि जितनी जल्दी ऑर्डर मार सके तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, खरोच हो जाती है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ नहीं होता है। ये होनी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे कुछ होनी चाहिए, हमें कुछ ऑफर मिलनी चाहिए, या दवा वगैरह के लिए वो हमें कुछ पैसे वगैरह मिलनी चाहिए, और हमारी छुट्टियाँ होनी चाहिए। कि आप लोग जितनी मेहनत करते हो, अभी पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया कि 10 मिनट में डिलीवर करने का क्या दबाव होता है, वो सारा दबाव आप लोग झेलते हो, और पर डिलीवरी आप लोग को कितना? मान लो कहते हैं कि 10 मिनट देना पड़ता है हमें, और मान लो कहते हैं स्पीड में जाना, स्पीड से आना, मान लो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम कंपनी को देती नहीं है, हम लोगों को नहीं। बीमा देती है, बीमा वो भी मरने के बाद भी दे रही है। अभी फिलहाल में हमें कुछ नहीं देती है। मान लो रेट कार्ड भी कम मिलता है हमको, पैसे भी कम मिलते हैं उसके। 15 रुपए भी होता है डिलीवरी का चार्ज, ये इतना कम आपको? सबसे ज़्यादा कम से कम 10 रुपये भी होता है, 12 रुपये भी होता है, 15 भी, 20 भी रुपये होता है, 40 भी होता है, 80 भी हो जाता है दूरी के हिसाब से। 5 किलोमीटर का और 60 रुपये मिले, ऐसे मिलता है। रेट कम मिलता है हमको, और मेहनत बहुत है इसमें, रिक्स भी बहुत। कितना घंटा आप एवरेज पूरे दिन में काम करते हो और कितना कमाई हो पाती है? मान लो अगर हम 16 घंटा काम करेंगे मान लो, तो ये 2000 के समथिंग हो जाता है हमारा। तो बहुत से राइडर है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है, हम ही नहीं है, बहुत से राइडर काम करते हैं इसमें, और सबको यही लगता है। हाँ, और सारे रिक्स लेते हैं मैडम, कोई ऐसा थोड़ा है। तो 10 मिनट की डिलीवरी का ये जो अट्रैक्शन है, ई कॉमर्स में होड़ लगी है, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब मानते हैं कि जो रिस्क ये लेते हैं, और ज़्यादातर ये लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, नौकरी नहीं मिली तो डिलीवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं और रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से इन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। इनका कहना है कि जो पार्लियामेंट में बात उठाई गई है, उस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, ख़ास तौर पर डिलीवरी एजेंट्स पर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। क्या हम एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम। तो रास्ते में जाम मिलता है, रेड लाइन होती है, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि टाइम से पहले हम पहुंचा देते हैं। 5 किलोमीटर का भी हो, फिर 7-8 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवर नहीं कर देते होगे तब तक टेंशन आप रहती है? हाँ, टेंशन रहती है। उसके बाद भी इनकम नहीं होती तो मज़ा नहीं आता काम। तो
रिक्स है नहीं, एक्सीडेंट का डर रहता है, इधर पुलिस टॉर्चर करती है, लाल बत्ती नहीं तोड़ सकते, समझे? इतनी कमाई नहीं है, इतने का चालान कट जाएगा। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि आप मौसम बारिश पड़े, गर्मी कितनी भी टेम्परेचर हो, सड़क टूटी हो, रास्ता बेकार हो, मगर मैप के अनुसार चलना फॉलो करते हुए, चाहे वो कैसे भी रास्ता हो। और जो ग्राहक होते हैं उनकी तरफ से भी कोई व्यवहार कुछ मतलब 80% अच्छे कस्टमर मिलते, 20% बेकार मिलते। पे आउट आप लोगों का बहुत कम है, यही आप लोग कहना चाहते हैं? जी, पे आउट तो बहुत कम है। आप लोग राइडर का काम करते हैं ब्लिंकिट में, 15 घंटे की मेहनत करने के बाद कितने रुपए की अर्निंग हो जाती है आप लोगों की? 600 से 700 रुपए तक। 15 घंटे में 600-700 रुपए कमाते हैं। और फील्ड में किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोगों को? फील्ड में तो जान सारे मौसम से, सारे मौसम की खराब मौसम से भी, बारिश से भी, और रोड से ट्रैफिक में जो चलते हैं तो उसका जान जोखिम भी, सारी समस्या है हमारे साथ, सारी समस्या लेकर चलते हैं। पे आउट बहुत कम कर देते हैं। 15 घंटे की मेहनत के बाद कितने रुपए कमा लेते होंगे? सर वो 600-700 रुपए बनते हैं 15 घंटे। 15 घंटे में 600-700, जबकि 7-8 घंटे में 600-700 रुपए तो कमा लेता हर आदमी। आम आदमी 500 रुपए तो कमा ही लेता है 8 घंटे में। तो सड़क पे जब आप लोग निकलते हैं तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं? सड़क पर निकलने पर तो काफी समस्या आती है, हम काफी वो होता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, हमारा सारा रिस्क भरा माहौल होता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे लाखों लोगों की हकीकत है जो इस डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उन्हें तय मजदूरी से भी कम में गुजारा करना पड़ता है। वर्ल्ड फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने भारत के दौरे के दौरान अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र वनतारा का भी दौरा किया। वन्य जीवों के लिए सुविधाएं देखकर वो रोमांचित दिखे। वनतारा में मेसी ने मंदिर में पूजा और आरती की। इसके अलावा बाघ के साथ फोटो भी खिंचवाई। फुटबॉल के साथ मैदान में जादू दिखाने वाले मेसी के हाथ में पूजा की थाली, बाघ के साथ मेसी का हंसी मजाक। फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी की ये तस्वीर देश के अत्याधुनिक वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा की है। वनतारा जहां सेवा, संवेदना और संरक्षण साथ साथ चलते हैं। तेरह दिसंबर को भारत दौरे पर आए फुटबॉल आइकॉन मेसी का वनतारा में अहम पड़ाव था। वनतारा में हर पहल की शुरुआत प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान से होती है और मेसी भी इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बने। मेसी ने अम्बे माता, भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान शिव के अभिषेक में भाग लिया और विश्व शांति व एकता के लिए प्रार्थना की। वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हाथ में आरती की थाली, माथे पर टीका, विशुद्ध हिंदुस्तानी अवतार में नजर आ रहे हैं फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी। पूजा आरती के बाद साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मेसी ने वनतारा के विशाल संरक्षण परिसर का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने शेर, बाघ, तेंदुए, हाथी और कई दुर्लभ जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में फलते फूलते हुए देखा। मेसी ने हर्बीवोर केयर सेंटर और रेप्टाइल केयर सेंटर का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी देखा, जहां उन्होंने वास्तविक समय में नैदानिक और शल्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं को देखा। बाद में ओकापी, गैंडे, जिराफ और हाथियों को खाना भी खिलाया। वैश्विक दृष्टि से उन्होंने देश में वन्य जीव देखभाल और संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। वनतारा के फोस्टर केयर सेंटर में अनाथ और कमजोर जानवरों की प्रेरणादायक कहानियों ने मेसी को भावुक कर दिया। इसी दौरान अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम लियोनेल रखा, जो आशा और संरक्षण का प्रतीक बन गया। दौरे का सबसे यादगार पल आया हाथी संरक्षण केंद्र में, जहां मेसी की मुलाकात हुई बचाए गए हाथी के बच्चे मणिक लाल से।
मेसी ने माणिक लाल के साथ एक फुटबॉल आधारित गतिविधि में भाग भी लिया। वनतारा में बिताए पलों के बारे में मेसी ने कहा, वनतारा जो करता है वो सचमुच बहुत सुंदर है। जानवरों के लिए किया जाने वाला काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल और जिस तरीके से उन्हें बचाकर सुरक्षित रखा जाता है, ये वास्तव में प्रभावशाली है। हमने यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय खुद को पूरी तरह सहज महसूस किया और ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ बना रहता है। इस अर्थपूर्ण कार्य को प्रेरित करने और समर्थन देने के लिए हम निश्चित रूप से फिर से आएंगे। लियोनेल मेसी दुनिया भर में फुटबॉल के साथ सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यों और वनतारा के उद्देश्य में गहरी समानता जताई। ऐसे में मेसी का वनतारा आना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि करुणा, संस्कृति और संरक्षण का वैश्विक संदेश बन गया है। आज तक ब्यूरो।